थैंक यू। ओके, हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ सर मैं। जी सर, करिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड, हाँ गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम करेंगे सिविक्स का, ठीक है ना। तो जो सिविक्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरली वहां से बहुत ज्यादा कुछ पूछा जाता है आपसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक फीचर्स, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम किया गया था और इसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी हम चीजें करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या होता है? द प्रियम्बल मीन्स द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारी प्रियम्बल का पार्ट है और उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया के ऊपर कोई भी आउटर फोर्स काम नहीं कर रही है। नो अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। इंडिया के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी काम नहीं कर रही है। द मेन पावर रेजिड इन द हैंड ऑफ द इंडियन पीपल। जो मेन पावर है वो इंडियंस के हाथ में है। सेकेंड थिंग इज सोशलिस्ट। दिस वर्ड सोशलिस्ट, इट मींस सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज को रिड्यूस करना, यानी जो अमीर और गरीब हैं और दूसरी तरह की इनइक्वलिटीज हैं उनको दूर करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट। थर्ड वर्ड इज सेक्युलर। सेक्युलर मींस स्टेट हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। स्टेट का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, राज धर्म नहीं होगा। सभी रिलीजन इक्वल होंगे बिफोर स्टेट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मींस रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ओनली, ओके। Next word is republic. Republic means head of the state, head of the institution, that is directly or indirectly, that will be elected by the people, okay. There will be no hereditary post. किसी भी तरह की कोई hereditary post नहीं होगी। All people from top to bottom, they will be elected by the people directly or indirectly. हमारे इंडिया में सरपंच जो एक छोटा, सबसे छोटा पद होता है, इलेक्टेड पोस्ट होती है, वहां से लेकर प्रेसिडेंट तक, भारत के राष्ट्रपति तक सभी व्यक्तियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शंस में क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट सभी लोगों के वेलफेयर में काम करेगी। अगर कुछ डाउट होता है तो यू कैन गो टू कोर्ट। दैट इज लिबर्टी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी द पीपल ऑफ इंडिया हैव, like liberty of thought, liberty of expression, liberty of beliefs, faith, worship, okay. Next is equality. Equality means all people are equal before law. There is no discrimination on the basis of gender, on the basis of caste, on the basis of religion, or any other kind of basis. There will be no inequality. All people will remain equal before law. Next is fraternity. Fraternity means no one should treat a fellow citizen as inferior. मतलब किसी के साथ किसी भी तरह का कोई धमकी नहीं देना, किसी की तरफ कोई भेदभाव नहीं करना, ठीक है ना। किसी को अपने से नीचा ना समझना, सभी लोगों को इक्वल समझना। तो कुछ वर्ड्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, कुछ चेंज किया गया। दैट वाज 42nd अमेंडमेंट। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट।
42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में, और उसमें कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे, जैसे सोशलिस्ट, अभी हमने पढ़ा ना, सोशलिस्ट सेकंड वर्ड, सेक्युलर थर्ड वर्ड जो अभी हम कर रहे हैं, और इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त ये वर्ड्स ऐड नहीं किए गए थे, 1976 में वर्ड्स को ऐड किया गया था बाद के प्रेम्बल में, राइट। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक फीचर्स, तो देखिए इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। ये कैसे डाउन होगा, तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज 22 पार्ट्स, 365 articles and 8 schedules. Such a huge constitution, you can see. Second जो हमारे संविधान की जो फीचर है, that is partly rigid and partly flexible. Partly rigid means it is not easy to change in the constitution, and as well as it is not very hard or impossible to change in the constitution. Means हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, मतलब इतना आसान भी नहीं है चेंज करना, इतना हार्ड भी नहीं है कि उसको चेंज ना किया। प्लीज ये माइक ऑन है किसी बच्चे का, प्लीज अपना माइक ऑफ करें। मेरा माइक 28 आ रही है पिंग, तेरी कितनी आ रही है? माइक ऑफ करें प्लीज। मेरी बेटा माइक ऑफ कर लें, ये कौन बच्चा है, माइक ऑफ करो भाई। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट आप जानते हैं इसके दो हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट है, वहीं पर लॉ बनते हैं, उसी की वहीं से गवर्नमेंट बनती है, हर चीज पार्लियामेंट में है। दैट इज सेक्युलर स्टेट, हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर है और सभी रिलीजन इक्वल हैं। और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दी गई हैं, आप जानते भी है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे जो जुडिशरी है वो किसी के भी कंट्रोल में, किसी के प्रेशर में नहीं है, सभी जज एकदम फ्री हैं एंड दे आर फ्री टू जज एवरीबडी। इवन वो इंडियन कोर्ट में आप किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को आप लाके खड़ा कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल या उससे ज्यादा है तो उसको बिना किसी भेदभाव के, उसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसको राइट टू वोट होगा, वो वोट दे सकता है। हमारे यहाँ वोट डालने के लिए एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, आप इंडियन हो और आपकी एज 18 साल है। आप किसी भी कास्ट के हैं, आप किसी भी सेक्शन के हैं, अमीर हैं गरीब हैं, है ना, या किसी भी रिलीजन के हैं, वो कोई मैटर नहीं रखता, सिर्फ ओनली वन कंडीशन एंड दैट इज कि आप 18 या 18 साल से ऊपर हों, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात वो है कि हमारे एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, ओके। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, इसको बनाया कैसे गया है, इसके क्या क्या प्रोविजन थे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, कैबिनेट जो मिशन आया था 1946 में, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन किया गया था, ठीक है। तो इनिशियली इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, 93 मेंबर्स थे वो इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 292 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो चीफ प्रोविंसेस थी वहां से थे। अब यहाँ पर 93 देखिए, ब्रिटेन, कुछ इंडियन स्टेट्स का मतलब वो है कि ऐसे इंडियन रूलर्स जो ब्रिटिश के अंडर में थे, लेकिन उस एरिया पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। और जो 292 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया है, इसका मतलब यह है कि इंडिया का वो पार्ट जो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जब डिक्लेयर किया 3 जून 1947 को कि इंडिया का पार्टीशन होगा एंड देयर विल बी 2 कंट्रीज,
द पाकिस्तान एंड इंडिया, तो एट दैट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर में भी डिवीजन हो गया, और जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर आ गए, 90 मेंबर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहली मीटिंग हुई दैट वाज ऑन 9 दिसंबर 1946, और पहली कमेटी मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया, यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया सबसे पहले। और इसके बाद सेकंड जो मीटिंग हुई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड जो मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। जो इंटरिम प्रेसिडेंट था, टेम्परेरी था, दैट वाज सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंपॉर्टेंट कमेटीज बनाई गई, 13 इंपॉर्टेंट कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हर चीज के लिए एक अलग कमेटी बना दी गई, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कि यूनियन पावर कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इस तरह से अलग अलग कमेटी बना दी गई। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनको 6 मेंबर और दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाउ मेनी कमेटीज, इंपॉर्टेंट कमेटीज वर देयर, देयर ओनली 13 कमेटीज, ओके। तो जो ड्राफ्ट कमेटी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर ये इसको कहां पर प्रेसिडेंट ये है सबमिट, प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया था 21 फरवरी 1948। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया और सबमिट कर दिया असेंबली में। उसके बाद इस ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमारे और जो जो अमेंडमेंट होते करते चले गए, और एट लास्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, और 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमारा लास्ट वर्किंग डे था, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन हो गए, और 26 जनवरी 1950 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था कंप्लीटली ऑपरेशनल हो गया, यानी लागू कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स हैं, हमने जो वर्ल्ड के जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे कुछ फीचर्स हमने बोरो किए हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से हमने क्या क्या लिया है, हमने वहां से क्या लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो जुडिशियरी सिस्टम है हमारा वो हमने यूएसए से बोरो किया है। जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जैसे किसी कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो उस डिसीजन पर दोबारा से विचार करना, दोबारा से उस पर रिव्यू करना, ये हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से है। प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड, president as a supreme commander of the armed forces, rule of law and law making procedures, system of single citizenship, ये सारे फीचर्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ये सारे फीचर्स हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसी तरह से जो आयरिश है, जो आयरलैंड है, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ये फीचर्स हमने कहां से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी से कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, देखिए हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग है और स्टेट वीक्स हैं, तो ये वाला आइडिया हमने कहां से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कंकरेंट लिस्ट वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से दी हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करते हैं, जो चेंजेस करते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो फंडा, अब ये देखिए जितने भी हैं राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरा बड़े ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपकी राइट्स हैं, आपको क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो कहाँ पर दे रखे हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दे रखे हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, right of freedom article 19, right against exploitation that is given in article 23 and 24, right to freedom of religion article 25 and 28, culture and education right article number 29 and 30, right to constitutional remedies article 32, ठीक है, और आर्टिकल 352, these rights can suspended during emergency। जितने भी आपके राइट्स दिए गए हैं, कितने राइट्स हैं, ये आपको 6 राइट्स जो दिए गए हैं, ये इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड हो जाएंगे, यानी वहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल के थ्रू दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 352। जब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है तो वहां पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खत्म हो जाते हैं। ड्यूरिंग वॉर टाइम या सिविल वॉर टाइम पे ये सब चीजें, या इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है तो इमरजेंसी लगा दी जाती है स्टेट में। जैसे 1975 में जो हमारे इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जो कांग्रेस आज भी उसके लिए सॉरी बोलती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी आपको पता है, सभी लोग इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम, हमें कई तरह की फ्रीडम दी गई है, जैसे हम कुछ भी अपने जितने भी हमारे व्यूज हैं हम उनको सामने रख सकते हैं, हम कहीं भी स्पीच दे सकते हैं, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, हम अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं, है ना, हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, मीन्स ये हमारी फ्रीडम्स हैं, है ना। और अगर हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी अगर हमारे राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट करता है तो यानी हमारे से कोई जबरदस्ती काम नहीं ले सकता, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है ना, तो बाउंडेड लेबर नहीं हो सकती, है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दीज एक्टिविटीज आर बैंड इन इंडिया अंडर दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। हमें रिलीजन की पूरी फ्रीडम है, ठीक है, आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आपको पूरा राइट है कि आप अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बढ़ाने में आप अपनी जो भी एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं, ठीक है भाई। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, अगर आपके राइट्स को कोई खत्म करता है तो कोर्ट्स वहां पर दिए गए हैं। अब है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी देखिए हमारे इंडिया में जो आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है हमारा, वाइस प्रेसिडेंट होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपके पीएम सब आ जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आपने देखा होगा 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे जब लाल किले के आगे आर्मी की जो परेड होती है, वहां पर जो आर्मी है वो किसको सैल्यूट करती है, वो प्रेसिडेंट को सैल्यूट करती है। क्यों? क्योंकि वो उनका कमांडर है। जो आर्मी होती है, सोल्जर्स होते हैं, वो अपने कमांडर को सैल्यूट करते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रेसिडेंट तीनों आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है। ओके, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का फर्स्ट सिटीजन है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम, और जितने भी काम होते हैं, ठीक है ना, जितने भी काम होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। इलेक्टेड इन इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब देखिए जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मीन्स आपको नहीं पता होता कि सामने के आप किसको वोट दे रहे हैं, तो उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, यानी कॉमन लोग उसके जैसे आम जनता जो होती है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेती, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जिन रिप्रेजेंटेटिव को जो पीपल इलेक्ट करते हैं वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, दैट इज पर इनडायरेक्ट सिस्टम। तो जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट की, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, और जितनी भी स्टेट असेंबली के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब बात आती है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के बाद उसको ओथ कौन दिलवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं, ओथ दिलवाते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को
रिजाइन करना है तो वो रिजाइन किसको देंगे? प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देते हैं? सुप्रीम कोर्ट को नहीं देते, वो किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें जिसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग चलाना, ठीक है। अगर दोनों पार्लियामेंट को दोनों हाउस 2/3 मेजोरिटी से इम्पीचमेंट को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट की पावर कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव में वो पीएम को अपॉइंट करते हैं, जितने भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम सबको अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट करते हैं। मिलिट्री पावर में वो तीनों आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होते हैं। और लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं यानी खत्म कर सकते हैं, और उसी के बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। और राज्यसभा के 12 मेंबर को इलेक्ट करना पीएम के प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ठीक है। और वो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लोकसभा में चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोई भी बिल उनके अप्रूवल के बिना कोई वो लॉ नहीं बन सकता है। और इमरजेंसी पावर भी है राष्ट्रपति के हाथ में आर्टिकल 352 के अंडर में, राइट। सर हाँ बोले बेटे। सर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास मिलिट्री पावर होती है, तो फिर जितने भी वार होते हैं उनकी अनाउंसमेंट जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर क्यों करता है? क्या कह रहे हो बेटे, एक बार दोबारा बोलो। मतलब कि जो मिलिट्री पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, हाँ तो लेकिन स्पीच जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर क्यों करता है? कौन सी स्पीच है? सर जो देते हैं कि जाकर तुम कर सकते हो, मीन्स हम उनको मीन्स वार कर सकते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं प्राइम नहीं, मिनिस्टर। अभी हमने एक बात बोली है बेटा आपको, जितने भी काम होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे, ध्यान रखना। अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई स्पीच देता है तो ये मानो कि वो किसके नाम पर है? वो प्रेसिडेंट के नाम पर है, ठीक है ना। अभी हमारे जो प्रधान नरेंद्र मोदी अभी इटली जाके आए हैं, तो इटली पे जितने भी एग्रीमेंट साइन होंगे, जितने भी नेशन के जो चीफ से वो मिलेंगे, जितने प्रेसिडेंट है ना, वो सब जो भी एग्रीमेंट साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के ही नाम पर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर तो वैसे तो मेन जो पावर प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, लेकिन नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। ओके सर। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। देखिए आर्टिकल 63 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट का भी दिया गया है, प्रोविजन किया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। जो राज्यसभा थी ना, अपर हाउस, उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट की सीट किसी वजह से खाली हो जाती है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है, ठीक है। कौन, इज दैट क्लियर? वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन भेजेगा। और वाइस प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होती है। और इसमें 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? जो सेंटर में होते हैं और इनको पूरी एक मिनिस्टर की एक पूरा ग्रुप दिया जाता है काम करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर को क्या दिया जाता है? एक पूरा मिनिस्टर्स का ग्रुप दिया जाता है। और कैबिनेट के अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है ना। और डेप्यूटी मिनिस्टर होता है मिनिस्टर के अंडर में होता है, छोटा, ठीक है ना। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और एक कैबिनेट अपनी जो कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग होती है, उनको चेयर करते हैं एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और उसके उनके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं। वो सभी मिनिस्टर को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट को छोड़ता है तो
तो सभी जो कैबिनेट है वो सभी अपनी पोस्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद है लेजिस्लेचर। देखिए हमारे जो हाउस है उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, तो हमारे जो यूनियन लेजिस्लेचर है इसके दो पार्ट हैं, यानी पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसी तरह के जो स्टेट असेंबली है, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है इन द स्टेट, उनके भी दो पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, और इसका एक पार्ट हो रहा है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है, ये कानून बनाती है। ठीक है, फाइनेंशियल, हाँ जी बोलिए बेटे। सर, इन हायरार्की ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है या प्रेसिडेंट बड़ा होता है सर? देखिए बेटा, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है। ठीक है और बेटे, सर उनका सैलरी डिफरेंस क्या होता है? प्रेसिडेंट की सैलरी सबसे बड़ी ज्यादा होती है। ठीक है ना, थैंक यू सर। लेकिन जो पावर होती है ना, जो पावर होती है, मेन पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, मेन पावर प्राइम मिनिस्टर ही एंजॉय करता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करता है, बाकी सारे काम प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं, ये लॉ मेकिंग करती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट पर कानून बना सकती है, फाइनेंशियल मैटर को ये कंट्रोल करती है, और कॉन्फिडेंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस का जो मोशंस आते हैं, जो बिल आते हैं, यानी कोई गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है या नहीं है, तो ये सारे काम कहाँ पर होते हैं, पार्लियामेंट डील करती है। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो यूनियन लिस्ट बनाती है, जिसमें 99 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और स्टेट लिस्ट 61 सब्जेक्ट्स हैं, जिन पर जो स्टेट असेंबली है वो लॉ बना सकती है। तो देखिए लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। लोकसभा, हमारे यहाँ पर लोकसभा में जो मेंबर हैं वो 552 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, 552 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो 544 सीट्स पर होते हैं, 544 सीट्स पर होते हैं, जिसमें से 530 जो मेंबर वो स्टेट से होंगे, 20 रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरीज से होंगे, और 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर होंगे, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट की तरफ से। ठीक है, तो जो इलेक्शन होते हैं वो कितने पे होते हैं, 544, राइट, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से अच्छा, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। अपर हाउस इसलिए बोलते हैं कि लोकसभा को तो डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हाउस होता है, इसमें 250 से ज्यादा मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, और 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल बाद चेंज कर दिए जाते हैं। और राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, 238 तो स्टेट असेंबली से आते हैं, और बाकी जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। अब हम करते हैं जुडिशियरी सिस्टम। ठीक है बेटा, कि हमारा जुडिशियरी सिस्टम कैसा है। इंडिया में जितने भी कोर्ट्स है ना, उन सबको मिलाकर जुडिशियरी सिस्टम बोलते हैं। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशियरी। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे एंटायर नेशन के लिए सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और जो स्टेट में है जो सबसे हाई है वो हाई कोर्ट बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में हर एक कोर्ट में होता है। ठीक है, तो ये लोकल लेवल पर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है जो सबसे सीनियर जज होता है, और उसके साथ 33 अदर जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो 65 ईयर्स तक काम करता है, 65 ईयर्स के बाद रिटायर होता है। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट में लेवल पर सबसे हाई कोर्ट होता है, सबसे बड़ा कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट रख सकती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ 2-3 स्टेट्स के 3-4 स्टेट्स में एक गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है, इसी तरह से पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। तो एट प्रेजेंट जो भारत में वो 25 हाई कोर्ट है, और दिल्ली अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। ये जीके में आ सकता है, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का हाई कोर्ट है, वो कौन सी है, दिल्ली।
ठीक है। और जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें जो जजेस होते हैं वो 62 ईयर्स तक काम करते हैं और 62 ईयर्स के बाद रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 65 और हाई कोर्ट के 62। और हर डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सर हाँ बेटे बोलो। सर अगर ऐसा हो कि सिविल मीन्स जो सिविल कोर्ट होता है उसमें अगर कोई अगर मारपीट हो तो क्या वो क्राइम में जाएगा या फिर सिविल में ही रहेगा? हाँ देखिए, कोर्ट्स दो तरह के अभी मैंने बताया, एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। Yes, sir. तो जितने भी क्राइम होते हैं ना, मार पीटना, किसी का मर्डर करना, है ना, जितने भी क्राइम होते हैं ये क्रिमिनल कोर्ट में इनकी हियरिंग होती है। और सिविल कोर्ट में ना जो सिविल मैटर्स होते हैं ना, जैसे कोई आप प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ना, समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, चीटिंग का डिस्प्यूट है, वो कहाँ पर होता है? वो सिविल कोर्ट में होता है। तो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो वो कहाँ पे जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। ठीक है ना बेटा? ये सर ये तो समझ में आ गया। अब लेकिन सर हम्म, मेरा क्वेश्चन था कि अगर प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो और ओपोनेंट ने गोली चला दी लेकिन वो इंसान बच अच्छा गया अच्छा, तो वो हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। है। प्रॉपर्टी का जो मैटर है ना, प्रॉपर्टी का देखिए, अभी मान लीजिए गोली चल गई, कोई आदमी की डेथ हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये क्राइम है ना, तो इसकी हियरिंग होगी क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, वहां पर मान लीजिए किसी आदमी को सजा देनी है नहीं देनी है, कोई बात नहीं, जब वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उसके पैरेलल पे ही प्रॉपर्टी का भी जो केस है वो चलता रहेगा। जो क्राइम है, जो लड़ाई झगड़ा, वो क्रिमिनल कोर्ट में ही चलेगा वो मैटर। ठीक ओके है। सर। सर हाँ बोलो बेटे। सर हम लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बिना रेफर करे डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्या? ना 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 ना, कुछ कुछ केसेस होते हैं, कुछ केसेस हैं जहां पर आपको छूट मिलती है, नहीं तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये एक लेवल है बेटा, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट ऊपर जाते हैं तो कई बार कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर देता है। ठीक है ना। ओके सर। और फिर तो एक स्टेप होता है, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेप है। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग होती है, लेकिन वो अलग चीज है, वो आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन है कुछ चीजों में आप जा सकते हैं। अब आता है ओरिजिन ऑफ सोशल। हाँ बोलो बेटे। है बेटे, क्या कह रहे हो बेटे? सर अगर हमारे बेसिक जो राइट्स है अगर वो वायलेट हुए तब हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट? बिल्कुल जा सकते हैं। वो लेवल देखना पड़ता है बेटे, किस लेवल पे है। अगर स्मॉल लेवल पे, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट में लेवल के मैटर का है वो, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाइए। नहीं तो अगर वो आपको पता भाई वो काफी गंभीर मामला है, आपको सीधा ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है ना। ये कोर्ट डिसाइड करती है, और जो जो वकील होते हैं वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि इस मामले में कहाँ जाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। देखिए आपने देखा होगा हमारे समाज में डिफरेंसेस होते हैं, तो दो टर्म है, पहले मैं इन्हीं को क्लियर कर दूंगा। एक होता है डिफरेंस और एक होता है डिवीजन। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, एक एक का जो कलर है वो डार्क है, एक का कलर है फेयर। दो दो बच्चे आपके सामने हैं, ये दो लोग हैं, एक डार्क कलर का है, एक फेयर कलर का है, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया भाई, ठीक है, एक काला एक गोरा है, राइट, दिस इज डिफरेंस। और डिवीजन कब होता है? जब इन्हीं डिफरेंसेस के साथ दूसरे डिफरेंसेस आकर मिल जाते हैं। जब इन्हीं डिफरेंसेस के साथ दूसरे डिफरेंसेस आकर मिल जाते हैं तो वो डिवीजन बन जाता है। जैसे अमेरिका में आपको मैं बता दूं, वहां पर जो ब्लैक हैं और वाइट, जो ब्लैक और वाइट पीपल हैं, ठीक है, जनरली जो ब्लैक लोग होंगे वो गरीब होंगे, जनरली ऐसा। तो ये गरीब और अमीर ये भी एक डिफरेंस है, और ब्लैक और व्हाइट भी एक डिफरेंस है। लेकिन जनरली जो गरीब होंगे,
है ना, वो ब्लैक ही होंगे। तो यहाँ पर दो डिफरेंस मिल गए, एक ब्लैक और एक पुअर, है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, डिवीजन बना देंगे। जब बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, वो डिवीजन बन जाता है सोसाइटी में। ठीक है, तो सोशल डिफरेंसेस कब होते हैं, एक तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। सबसे पहले बात ये देखा जाता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। अगर आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हो तो लोग, सोसाइटी आपके साथ वैसा व्यवहार करती है, और अगर आप अमीर फैमिली में पैदा हुए हो तो सोसाइटी का बिहेव चेंज हो जाता है। सेकंड, आप चूज क्या करते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप क्या काम करते हैं, मान लीजिए अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं, आप ज्वेलर्स हैं, है ना, तो लोग आपको अच्छी रेपुटेशन से देखेंगे। और मान लीजिए अगर आप सफाई का काम करते हैं, आप स्वीपर बन जाते हैं, ठीक है ना, तो स्वीपर जब आप बन जाए तो आपको मालूम है स्वीपर के साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस का कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। जब एक डिफरेंसेस के साथ दूसरे डिफरेंस आकर मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सोशल डिवीजन बन जाते हैं। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जनरली एससी या एससी कम्युनिटी के लोग, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी में गरीब लोग हैं, और अगर हम गरीब लोगों को देखें तो उनमें से मैक्सिमम एससी या एसटी कैटेगरी के मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर वो एससी कैटेगरी आ गया ना, और गरीबी भी आ गया, है ना। एक डिफरेंस और लगा लो, पढ़े लिखे लोग, जो एससी या एसटी कैटेगरी के लोग होंगे वो कम पढ़े लिखे मिलेंगे, तो ये एक डिफरेंस और आ गया ना, है ना। एक डिफरेंस और, वो गंदी बस्तियों में रहते मिलेंगे, उनके जो रेजिडेंस प्लेस होंगे, उनकी बस्तियां होंगी, वो काफी स्मेल वाले एरिया में होंगे, बदबूदार, पॉश एरिया नहीं होगा वो, बदबूदार गंदे इलाके में होंगे, टूटे फूटे घर होंगे, है ना। देखो ये कितने सारे डिफरेंसेस मिल जाते हैं। तो इन सब को मिलाकर क्या बन जाता है, सोशल डिवीजन बन जाता है। ठीक है, और सोशल डिवीजन के कारण क्या बनते हैं कि हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को कैसे लेते हैं। हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड, कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ऐसे लोगों की जो डिमांड वो रेज करते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो डिमांड उन्होंने रेज की है। एंड हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड, और जो गवर्नमेंट जो उन डिमांड्स पर जो रिएक्ट करती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करती है या नहीं करती, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें देखिए, जैसे जेंडर पर डिफरेंसेस होते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है मालूम है, जो लेडीज है ना, राइट, जो अपने लिए जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अपने राइट्स के लिए। उसके बाद रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, आपने भी देखा होगा कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं। जनरली भारत में तो होता रहता है, हिंदू मुस्लिम का जो मैटर चलता रहता है जनरली, है ना। और उसके बाद है कास्ट इनइक्वलिटीज। हमारे यहाँ देखिए कुछ कास्ट ऐसी हैं जो जिनकी हालत बहुत ही सोचनीय है। अच्छा एक बात बताइए, आपने देखा होगा जो लोग गटर साफ करते हैं, जो ड्रेन साफ करते हैं ना, गलियों में आते हैं झाड़ू वगैरह लगाते हैं, जनरली बताइए वो किस कास्ट के होते हैं, लोअर कास्ट के होंगे, मैक्सिमम लोअर कास्ट के मिलेंगे। क्या कभी आपने किसी हाई कास्ट आदमी को या किसी वुमेन को या मैन को क्या आपने इस गटर साफ करते देखा आपने। जनरली लोअर क्लास के जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं वही होते हैं गटर साफ करने वाले, है ना। तो देखो ये सोशल डिवीजन बन जाता है ऐसे कि SC ST भी हैं और गटरी साफ भी। जनरली आप किसी से पूछ लीजिएगा, आपकी गली में या आपके मोहल्ले में कोई झाड़ू लगाने वाला आएगा, आप पूछ लीजिएगा आपकी जाति क्या है ना। जस्ट फॉर नॉलेज, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना हमने, जस्ट नॉलेज के लिए आपने पूछना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ देखिए क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। ठीक है, तो भारत में जो आप जानते हैं कि लोग अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो देखिए मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, आपकी बुक में जो 9th और 10th में है, एक नेपाल का एक इंसिडेंट दिया गया है कि किस तरीके से नेपाल में डेमोक्रेसी को लाया गया। वहां पर एक जो मोनार्की सिस्टम था, किंग वीरेंद्र थे, उनकी और उनकी फैमिली की एक उनकी हत्या कर दी गई। फिर उनके भाई जो ज्ञानेंद्र थे वो
राजा बन गए, उन्होंने लोगों के सारे राइट्स खत्म कर दी। फिर लोगों ने नेपाल में काफी मूवमेंट चलाया और एट लास्ट जो ज्ञानेंद्र थे उन्होंने अपनी सारी पावर छोड़ दी और नेपाल में डेमोक्रेसी सेटअप हो गई। ठीक है, उसके बाद जो बोलीविया वाटर वार था, उस बोलीविया एक कंट्री है, उसमें क्या हुआ कि जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जो जनरल जो आपके घरों में पानी आता है, उसको एक जो ऑर्डर था वो एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया गया। मल्टीनेशनल कंपनी ने पानी के बिल बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और एट लास्ट गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा, वो कैंसिल करना पड़ा। तो ये वाटर प्रॉब्लम थी। यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं और अपने काम करवाते हैं। तो इसी प्रेशर की वजह से दो बनते हैं, एक मूवमेंट बनता है और एक प्रेशर ग्रुप बनता है। प्रेशर ग्रुप ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर अपना काम कराती है, और ये पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है। ये सभी के लिए इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करती है, ये खुद के इंटरेस्ट के लिए क्या करती है। और इसी को लेकर यहाँ इसके दो टाइप होते हैं बेटा। एक होता है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, ये जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए टीचर एसोसिएशन है, तो जो टीचर एसोसिएशन है वो सिर्फ टीचर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी। एक होती है स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, होती है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। एक होती है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, होती है जो सिर्फ लेबर के लिए काम करती है ना बेटा। एक शॉपकीपर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ जो शॉपकीपर होते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। और एक दूसरा जो होता है प्रेशर ग्रुप, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है ये जनरल पब्लिक इश्यूज को रेज करती है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा आजकल एक कोई बीमारी फैल रही है या किसी पर्टिकुलर एरिया में साफ सफाई नहीं है, लोगों को पीने के पानी का प्रोवाइड करना, तो लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, है ना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो जो सभी आम पब्लिक के लिए होती है, तो जो इन प्रॉब्लम्स के लिए जो फाइट करता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। और मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट में लोग अपने आप ऐड हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए। इसमें मूवमेंट में किसी आदमी को जबरदस्ती नहीं लाया जाता, लोग अपने आप इसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप, देखिए प्रेशर ग्रुप का इन्फ्लुएंस क्या होता है। सबसे पहले ये पब्लिक सपोर्ट को गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और समटाइम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मूवमेंट से पॉलिटिकल पार्टीज भी बन जाती हैं। और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी के बारे में आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है ये एक मूवमेंट से ही निकली हुई पार्टी है। ठीक है, उसके बाद है भारत में जो इलेक्शन प्रोसेस है, भारत का इलेक्शन प्रोसेस वो कैसा है। तो देखिए इलेक्शन में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो भारत में 3 तरह के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। जनरल इलेक्शन कौन से होते हैं बेटे, जो हर 5 साल बाद होते हैं। अभी जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है 2019 में इलेक्शन में थे, अब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कब होंगे 2024 में, उसके बाद हर फिर 5 साल बाद 2029 में। तो जो हर 5 साल बाद, यानी जब ये गवर्नमेंट का काम कंप्लीट हो जाता है, जब ये गवर्नमेंट का जो वर्किंग पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है, जब किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या किसी वजह से वो अपने पोस्ट को छोड़ देता है और कोई सीट वैकेंट हो जाती है, तो उसके लिए जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। अभी कुछ दिनों पहले कुछ इलेक्शन कराए गए थे, 30 स्टेट असेंबली की सीट थी और 4 MP सीट्स थी जिन पर बाई इलेक्शन कराए गए थे। ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन होता है, जैसे नाम ही बता रहा है मिड टर्म इलेक्शन। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट पूरा काम नहीं कर पाती, पूरा टाइम रूल नहीं कर पाती है और वो माइनॉरिटी में आ जाती है, उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है, तो गवर्नमेंट गिर जाती है और दोबारा इलेक्शन कराने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद है MP और MLA क्या होता है। ठीक है, आप MP जानते हैं, MP होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MLA क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो MP होता है वो पूरे देश में जब इलेक्शन होते हैं, पूरे देश की गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है उसमें MP का रोल होता है,
और एमएलए जब किसी स्टेट की असेंबली का इलेक्शन होता है तो उसमें एमएलए इलेक्ट होते हैं। अभी देखिए कुछ स्टेट में इलेक्शन होंगे, जैसे यूपी के अंदर इलेक्शन होंगे, तो वहां पर जो लोग एमएलए के बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है। ये नॉमिनेशन फाइल का मतलब होता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको एक परफॉर्मा भर के इलेक्शन कमिश्नर को देना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं आपको। अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो वो उनका पूरा डिटेल देनी पड़ती है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो आपने देनी पड़ती है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपने रिटर्न में देनी पड़ती है। अभी अभी शायद 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि लगभग 250 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ये पक्का होता है नॉमिनेशन जब आप फाइल करते हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसके बाद है फिर जब नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपको 2 वीक का टाइम मिलता है अपना इलेक्शन कैंपेन में। लोगों के पास आप इसमें पब्लिक रैली करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, है ना, आप लोगों से प्रॉमिस भी करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। ये 2 वीक का टाइम होता है कैंडिडेट्स के पास, लेकिन इसमें कुछ चीजें होती है जो आपको नहीं करनी होती है। जैसे आप कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, ब्राइब नहीं दे सकते उनको, ठीक है ना, या किसी धर्म या जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। ये गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, किसी भी लेवल पर कैंसिल किया जा सकता है, आपका ध्यान रखना है। उसके बाद होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करता है तो कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि उस टाइम पे जो जैसा चीज चल रही है वो वैसी चलेगी, ना ही तो कोई नई चीज स्टार्ट हो सकती है, और जो चीज स्टार्ट हो रखी है वो बंद नहीं होगी। यानी कोई भी गवर्नमेंट जो लीडर है वो कोई किसी नए प्रोजेक्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, और कोड ऑफ कंडक्ट में आप किसी भी रिलीजियस प्लेस को आप पब्लिक मीटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, और ना ही गवर्नमेंट जो मशीनरीज हैं, ना ही कोई भी कैंडिडेट उसको अपने उस फेवर में उसको यूज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लीडर है और अगर वो किसी इलेक्शन रैली में जा रहा है तो वो गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेगा। उस लीडर का खर्चा कौन उठाएगा? उसकी पार्टी उठाएगी, जिस पार्टी का भी वो कैंडिडेट है। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है उसके बाद वोटिंग डे आता है। तो बैलेट पेपर, पहले एक बड़ा सा पेपर होता था, उस पर स्टैंप लगा के फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालते थे। पहले इलेक्शन ऐसे होते थे, लेकिन अब ईवीएम आ गई हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, उनसे लोग वोट डालते हैं। तो जिस दिन वोट का डे होता है उस दिन लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक वोट डालते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर डे दिन वोटिंग की काउंटिंग होती है, और जो कैंडिडेट जीत आता है उसको विनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है भाई। अब हमारे यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या सिस्टम है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 दूसरे कमिश्नर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, और एक बार इसको अपॉइंट होने के बाद ये किसी के पावर अंडर में नहीं आता, ये फ्री होता है डिसीजन लेने के लिए। और इसके पास इतनी पावर होती है कि पूरा इलेक्शन को कंडक्ट करता है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, और कुछ गाइडलाइंस जारी करता है जिसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ता है। और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में काम करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। और ये किसी भी कैंडिडेट की जो नॉमिनेशन है वो किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकता है। इवन अगर वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है और जीतने के बाद भी उसके नॉमिनेशन को कैंसिल किया जा सकता है अगर पता चल जाए कि उस आदमी ने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जनरली आप देख रहे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, यानी
गुंडे मवाली बहुत ज्यादा इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों से डरा धमका के जीत जाते हैं, वोट ले लेते हैं, है ना। और पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ही पावरफुल फैमिलीज है, उन्हीं का बोलबाला रहता है। जनरली आप एक कांग्रेस में एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो गांधी फैमिली है ना, कांग्रेस में गांधी फैमिली है। अगर आप यूपी में होंगे तो यूपी में आप देखिएगा अखिलेश यादव हैं, है ना, वो भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी अब मैं अगर ऊपर से नीचे तक गिनवाऊं तो आपको हर स्टेट में एक फैमिली मिल जाएगी, और कोई मिलेगा ही नहीं आपको। बिहार में जाएंगे लालू प्रसाद यादव है, आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, उमर अब्दुल्ला है ना। और इसी तरीके से अगर राजस्थान में आएंगे तो बीजेपी में बीजेपी की, और उधर से अशोक सिंह गहलोत भी है ना, और इधर बीजेपी में वसुंधरा राजे है, ठीक है ना। और अगर साउथ की बात करते हैं तो तमिलनाडु में जो एम करुणानिधि है उनकी उनकी फैमिली चली आ रही है, ठीक है ना। और अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो बाला साहब ठाकरे हैं, उनके बेटे उद्धव ठाकरे हैं, और उद्धव ठाकरे बेटे भी सीएम बने हुए हैं। तो मतलब ये पावरफुल जो फैमिली का जो डोमिनेंस होता है ना, ये गलत है। यहाँ पर फैमिली को देखकर टिकट दी जाती है, आदमी की वैल्यू को देखकर टिकट नहीं दी जाती है। ये देखेंगे अरे ये फलाने लीडर का बेटा, ठीक है, इसको डायरेक्ट टिकट देते हैं। आपने भी देखा होगा, है ना, कोई भी अब जैसे राहुल गांधी है, इनको पीएम का कैंडिडेट बनाया हुआ है ना। लेकिन आप देखिए राहुल गांधी में पॉलिटिक्स का इतना एक्सपीरियंस होगा जितने दूसरे लीडर को, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं है या वो किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, ठीक है भाई। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं उनकी तो बड़ी पार्टियों के सामने कोई मतलब ही नहीं बैठता, ठीक है, तो उतना उनसे फाइट कर नहीं पाती। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल वांटिंग टू होल्ड एंड मेंटेन पावर विद इन द गवर्नमेंट। ये मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं और जीत जाती है तो गवर्नमेंट बनाती है। इनका मेन एम यही होता है कि पावर को गेन करना। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोवर। फंक्शंस क्या क्या करती हैं? इलेक्शन लड़ती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज बनाती हैं, कानून बनाती हैं, गवर्नमेंट को चलाती हैं, ठीक है ना। अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर की जो स्कीम्स है लोगों को बताती है, ठीक है। पार्टी सिस्टम, 3 तरह का पार्टी का सिस्टम होता है बेटे, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम होता है जहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे चीन है, वहां पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। 2 पार्टी सिस्टम जहां पर 2 ही पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं किया जाता वहां पे। जैसे अमेरिका में वहां 2 ही पार्टी, ठीक है ना। इंग्लैंड है, वहां 2 ही पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। और मल्टी पार्टी सिस्टम वाला होता है जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे इंडिया, घर घर में पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। और अलायंस क्या होता है? जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर अपना ग्रुप बना लेती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं तो उसको बोलते हैं अलायंस। जैसे भारत में 2 अलायंस हैं, एक है यूपीए और एक है एनडीए, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए, है ना, जो अपने नरेंद्र मोदी के अंडर में। तो ये इनको अलायंसेस बोलते हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी 2 तरह की होती है बेटे, एक स्टेट पार्टी होती है, एक नेशनल पार्टी होती है। इनकी कंडीशन ध्यान देना, स्टेट पार्टी कौन सी होती है? जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जिनको टोटल वोट का 6% वोट मिले और 2 सीट मिल जाए, स्टेट की 2 सीट मिल जाए तो उसको स्टेट पार्टी कहेंगे। और नेशनल पार्टी को क्या कहते हैं? टोटल लोकसभा में जितनी भी सीट 6% सीट चाहिए और 4 सीट किसकी, 4 लोकसभा सीट जीत ले अगर कोई पार्टी, या 6% वोट ले ले, वो 4 स्टेट असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट ले लेती है तो उसको क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, देखिए पावर शेयरिंग क्या होता है, ठीक है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को शेयर करना। जितना आप पावर शेयर करेंगे तो डिस्प्यूट्स कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। जितना आप पावर को शेयर करेंगे डिस्प्यूट्स आपके नहीं होंगे, उससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी वो कम हो जाती है, ठीक है। और पावर की फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।
ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जो ऑर्गेन्स हैं, ठीक है ना। ऑर्गेन्स मींस गवर्नमेंट के पार्ट, जैसे पार्लियामेंट को पावर है ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री को पावर है ना, इनको भी पावर दी जाती है, जुडिशियरी को पावर दी जाती है। तो ये गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स है ना। एक लॉ बनाती है, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करती है ना, और एक जुडिशियरी सिस्टम, इनको बांटा गया है। तो ये गवर्नमेंट के पार्ट ही है ना, इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे 3 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, दैट इज वर्टिकल। और उसके बाद है डिफरेंट सोशल ग्रुप, और अलग अलग हमारे जो सोशल ग्रुप उनको भी पावर को देना। तो फेडरलिज्म में इन्हीं पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो पावर है वो सेंट्रल और दूसरी अथॉरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इनके की फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के? 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, अलग अलग गवर्नमेंट के एक ही अलग अलग गवर्नमेंट सेम सिटीजन पर रूल करती हैं। जैसे एक व्यक्ति महाराष्ट्र का और वो एक इंडिया का भी है और एक गांव का भी है ना। तो एक सिटीजन एक होता है, लेकिन उस पर 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और सिर्फ एक गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकती। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, चाहे वो स्टेट के बीच में हो या गवर्नमेंट के बीच में हो, है ना, तो डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करती है? कोर्ट्स सॉल्व करती है, ठीक है ना। तो ये चीजें इन हैं इसमें। उसके बाद है टाइप ऑफ फेडरलिज्म। 2 तरह के फेडरलिज्म होते हैं, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर जैसे यूएसए, वहां पर बड़े बड़े यूनिट्स मिलकर एक नेशन बना लेते हैं। और होल्डिंग टुगेदर यानी एक बड़े नेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया एक बड़ा नेशन है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। उसके बाद फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? लैंग्विस्टिक स्टेट, है ना। हमारे जो स्टेट बनाए गए वो लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए हैं। हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है, आप इसके बारे में जानते होंगे। पहले बताया गया भी भारत की जो नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी। जब कहा गया कि हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, तो लोगों ने काफी विरोध किया कि नहीं हम हिंदी को नहीं। जो नॉन हिंदी स्टेट थे उन्होंने इसका अपोज किया। उसके बाद एक लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई कि भाई फर्स्ट 15 ईयर्स तक इंग्लिश भारत की राजधानी रहेगी, सॉरी लैंग्वेज रहेगी, उसमें काम कर सकते हैं, साथ के साथ हिंदी में भी काम करना है। अदर स्टेट जो हैं वो किसी भी एक लोकल लैंग्वेज को उसमें काम कर सकते हैं। और जो 15 साल के बाद इंग्लिश को हटा दिया जाएगा और हिंदी को प्रमोट करने की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आप देखिए करंटली क्या हो रहा है, इंग्लिश ने ही हिंदी को हटा दिया है, ठीक है। और सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है, देखिए सेंटर ज्यादा पावरफुल है, स्टेट कम पावरफुल है, ठीक है। सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है राइट्स। अगर सेंटर और स्टेट में कोई दिक्कत हो जाती है तो सेंटर की बात को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना। और भारत में जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज किया गया कर रहे हैं, मतलब जो स्टेट है वो अपनी मैक्सिमम पावर स्टेट्स को दे रहा है, जो सेंटर है, ठीक है बच्चों। दैट इज द एंड ऑफ दिस topic. Next time we will take that is economics. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर हाँ बोलो बेटे। सर मेरे कुछ डाउट्स थे हाँ पूछो बेटा। रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस। सर वो हाँ, ये बोलो। थी कि सर हमने देखा कि हम लोग अभी इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे कि इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, लेकिन पहले के जब एंशिएंट टाइम में देखा जाए तो वहां पर पहले मोनार्की था। हाँ। और मोनार्की से पहले भी मोनार्की नहीं था, पहले वो आदिवासी लोग थे। तो सर इन सोसाइटीज में जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस आते गए हैं मीन्स पहले आदिवासी थे, फिर आकर उन्होंने ग्रुप बनाया, फिर मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हुआ, मोनार्की से डेमोक्रेटिक मोनार्की आया, फिर डेमोक्रेसी आया। और कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है किसी कंट्री को चलाने के लिए। तो क्या जो सोसाइटी में जो चेंजेस आते रहते हैं, तो क्या आगे जाकर एक ऐसा भी सोच आ सकती है जो डेमोक्रेसी को भी हटा दे? हाँ देखो बेटा, जो आपने बोला कि डेमोक्रेसी दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट।
लेकिन Yes. डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म कब हो सकता है? अगर आप पेपर पर पढ़ेंगे, अगर आप बुक्स में पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सबसे बेस्ट जो रूलिंग सिस्टम है वो है डेमोक्रेसी। Yes. बट ऑन पेपर अगर आप रियलिटी की बात करते हैं, इन प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है? तो अब आप देखिए इंडिया में कितना करप्शन है, जो रिच लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन्हीं की चलती है। अभी हम डेमोक्रेसी की बात करी, अभी राहुल गांधी फैमिली चल रही है, उधर से अखिलेश यादव चल रहा है ना? डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म कब हो सकती है पता है आपको? प्रैक्टिकल में भी डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म कब हो सकती है? प्रैक्टिकली भी तब हो सकती है जब सभी लोग अवेयर हों, जब सभी लोग पढ़े लिखे हों, कोई किसी पर्टिकुलर फैमिली की तरफ ना भागे, लोगों में लोग अवेयर हों, वो पूछें। अभी अखिलेश यादव आपके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे वोट दे दो, और ये लो 1,000 रुपए, ये लो फ्री में लैपटॉप ले लो, ये लो मैं आपको स्कूटी दे देता हूँ, और आप वो स्कूटी लेके या वो लैपटॉप लेके आपने उस अखिलेश को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट दे दिया, तो क्या ये सिस्टम सही है? आपने वोट को बेचा है, आपने अपनी वोट को सेल किया है, आपने अपनी वोट को दिया नहीं है। और ये मैंने लैपटॉप और स्कूटी की बात तो बहुत ज्यादा कह दी। लोग एक एक शराब की बोतल के लिए गांव में जाते हैं, ये ले शराब की बोतल पकड़। आपने भी देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं ना, 1 ट्रक शराब पकड़ी, 2 ट्रक शराब पकड़ी, इतनी ज्यादा शराब है ना, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होती है, और लोग एक शराब बोतल की वो अपनी वोट बेच देते हैं। लोग कुछ रुपयों के लिए अपनी वोट बेच देते हैं। क्या इस तरीके से डेमोक्रेसी बेस्ट हो सकती है? अगर आप एक चोर को चुनते हैं, डाकू क्या करेगा? जो डाकू होते हैं ना, रोबर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? लूटना। वो क्या करेंगे? अब जो वो लीडर के फॉर्म में आएंगे, आपको कुछ पैसे दे देंगे, इलेक्शन में वो 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं अपनी जेब से, इलेक्शन आप उनको जिता देते हैं। फिर उसके बाद वो पैसा कहाँ से, वो 1 करोड़ रुपए जो लगाया उन्होंने, वो वसूल करेंगे कि नहीं आपसे? जो पैसा उनको दिया जाएगा आपके ऊपर खर्च करने के लिए कि भैया आप अपने रीजन को डेवलप कीजिए, वो रीजन को डेवलप नहीं करेंगे, वो अपना डेवलपमेंट करेंगे। आज आप इतने लीडर्स आते हैं टीवी पर, देखिए इतने डिस्प्यूट्स होते हैं, इतने डिबेट चलती हैं। कोई कहता है इसके पास 3,000 करोड़ रुपए हैं, कौन कहता है इसके पास 5,000 करोड़। अरे कहाँ से आया इतना पैसा, मुझे तो बताओ तो सही। वो कहते हैं जी हम बिजनेस करते हैं। अरे ले हम भी बिजनेस करेंगे। अभी अभी मैं 2-3 दिन पहले टीवी पे डिबेट देख रहा था, तो उसमें एक जो मिनिस्टर हैं नवाब मलिक, वो कहता है मैंने एक जमीन खरीदी है मुंबई में, बिल्कुल सेंटर में। मुंबई कितना महंगा शहर है, ठीक है ना? और मुंबई के बिल्कुल शहर के बीचों बीच उसने जमीन खरीदी है, और पता है रेट क्या है? रेट है 25 रुपए स्क्वायर फीट। 25 रुपए स्क्वायर फीट। मैं कहता हूँ मैं 50 रुपए देता हूँ, मैं खरीदूंगा जमीन। वो कहता है उसने बेच दी, मैंने खरीद ली। अरे तेरे को बड़े ऐसे मिल गए यार जमीन बेचने वाले, हमें कोई टकराता नहीं है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ही है, तो बेटे करप्शन बहुत ज्यादा है। डेमोक्रेसी में जिस दिन लोग अवेयर हो गए उस दिन ये सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, अदरवाइज तो बेटा फिर पेपर पे रहेगी बेस्ट। आप भी देख लीजिए ना, आप लोग भी देखिए, अगर कोई लीडर आता है और कह देगा कि मैं सबको लैपटॉप दूंगा, अरे क्यों देगा लैपटॉप? बता तो दे, इसका फायदा क्या है? फायदा भी तो होना चाहिए ना। आप गवर्नमेंट ऐसे स्टेप लो ना जिससे वास्तव में आम आदमी का फायदा हो। कोई भी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको पीने का साफ पानी देंगे, आपके घरों में गटर का पानी आता है, आपके घरों में जो टैप आता है पानी पीने का आता है, कई बार वो गटर के पानी के साथ मिक्स हो जाता है। क्या कोई गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा, हम आपको काम देंगे,
कह देते हैं, काम देता कोई नहीं है, सब गवर्नमेंट खत्म करने में तुले में। यानी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने की कोई कहता ही नहीं है। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम ऐसे लीडर्स की बातों में आ जाते हैं और अपने वोट को बेच डालते हैं। जब तक ये बेचना वाला सिस्टम बंद नहीं होगा ना मेरे बच्चों, तब तक डेमोक्रेसी में कोई सुधार नहीं होगा, ध्यान रखना। आज हम वोट देते हैं, हमें नेताओं की कॉलर से पकड़ना चाहिए, ओए हमने तेरे को वोट दिया, ये काम कर। है किसी में हिम्मत? नहीं, बोला ही नहीं जाता उनके सामने। ठीक है ना बेटा? और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सर मेरा एक और क्वेश्चन था आप पूछो। कि सर देख हमारे जो डेमोक्रेसी जो बना हुआ है वो इतने सारे पार्ट्स में बटा हुआ है। तो पहले तो मोनार्की सिस्टम था, तब तो किसी को भी पता भी नहीं था कि डेमोक्रेसी जैसा कोई सिस्टम या फिर गवर्नमेंट बन सकता है। तो उन्हें मीन्स किस किस आइडिया को मीन्स कैसे उन्हें आइडिया आया कि इस तरह के आने चाहिए आइडियाज जिसमें सबको राइट्स मिले और सबको डिवीजन होगा, और हाँ, डिवीजन का भी मीन्स किसके इंटर रिलेशनशिप बनाया है। मैं समझ गया बेटे आपकी बात। देखिए, आइडिया आता है समय के साथ साथ, जैसे टाइम टाइम गुजरता है। देखिए, आपको एक काम दिया जाता है, जब आपको काम दिया जाएगा उसमें कुछ गलतियां होंगी, ठीक है ना? फिर आप कहेंगे भाई मुझे ये गलतियां नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम जब मैं ये काम करूंगा मुझे ये गलतियां नहीं करनी। फिर सेकंड टाइम आप वो काम करेंगे, फिर कुछ गलतियां कम हो जाएंगी। फिर थर्ड टाइम करेंगे, फिर कुछ गलतियां कम हो जाएंगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे वो परफेक्टनेस आ जाएगी, आप हाँ अब कोई गलती नहीं। तो लोगों ने पहले क्या होता था बेटे, मोनार्की सिस्टम था, ठीक है। लेकिन मोनार्की सिस्टम भी वही आदमी को मोनार्की सिलेक्ट किया जाता था जो पावरफुल होता था, जो अच्छे डिसीजन लेता था, जो जनता के फेवर में काम करता था। लेकिन हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था, ध्यान रखना। यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, पहले राजा का बेटा राजा नहीं बनता। लेकिन धीरे धीरे राजा लोग फुलिश वो हो गए, सेल्फिश हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत करी है, तो मेरी मेहनत, मैंने इतनी प्रॉपर्टी गेन करी है, और ये प्रॉपर्टी मैं आम लोगों को कैसे दे दूं? नहीं, मेरी प्रॉपर्टी पर मेरा बेटा राज करेगा। भाई मैंने अपनी मेहनत अपने बेटे के लिए मेहनत की है ना। तो उसने राज्य जो उसने स्टेट को अपनी प्रॉपर्टी मान लिया, और जो बड़े बड़े पावरफुल लोग थे ना उनको भी एग्री कर लिया कि ऐसा करो, तुम्हारा बेटा जो मंत्री है ना, तुम्हारा बेटा मंत्री बनेगा, तुम्हारा बेटा सेनापति बनेगा, है ना, और सोल्जर बन जाएगा, मेरे बेटे को राजा ही बनाने दो। सबने मिल बांट के एग्री कर लिया, ठीक है भाई, जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो ये मोनार्की सिस्टम स्टार्ट होगा, हेरिडेटरी सिस्टम। फिर धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहां पर लोग एग्री हो गए, भाई नहीं, अब हमें उनको नया आइडिया, या राजा एक ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो। अब उन्होंने कहा कि राजा तो अच्छे होते ही नहीं, अगर अब राजा के बेटे को राजा बनाओगे तो वो तो वैसा ही काम करेगा। तो ऐसा करो, राजा को हटा देते हैं, ऐसा करो हम में से किसी एक को राजा बना दो, यानी आम आदमी में से किसी एक को राजा बना दो। आम आदमी को राजा बना दिया, धीरे 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 उसने भी सारी पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर लोगों ने सोचा नहीं यार ऐसा मत करो, ऐसा करो आम आदमी से ही बनाओ, लेकिन उस आदमी के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। उसको ये कहो भी तुम परमानेंट राजा नहीं हो, तुम्हें 10 साल के लिए हम चुनेंगे, ये तुम्हें 2 साल के लिए हम राजा बना रहे हैं, है ना। हम तुम्हें किसको राजा बना रहे हैं? 2 साल के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 साल में वो भी फिर अच्छा काम नहीं करेगा। बोले यार कैसे इसमें सुधार करें? फिर उन्होंने कहा भाई हाँ भाई, जो लोग जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, जो राजा बनना चाहते हैं वो खड़े हो जाओगे। 2-4 लोग खड़े हो गए होंगे, ठीक है ना। तो सभी लोगों ने कहा हाँ भाई बताओ राजा कौन होगा। तो जो राजा जिसको ज्यादा लोग चाहेंगे वही राजा बन जाएगा। तो इस तरह से एक इलेक्शन सिस्टम भी स्टार्ट हो गया, और धीरे 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 लोगों को प्रॉब्लम आती रही और लोग उसमें चेंज करते रहे, और एक आज जो हमारा प्रेजेंट जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वो एस्टेब्लिश हो गया। अभी भी इसमें भी कुछ चेंजेस की जरूरत है। हमारे में देखिए कितनी जरूरत है ना, कितनी लोग आपस में कितना करप्शन करते हैं। तो अभी इसमें भी सुधार की जरूरत है, अब देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। चलिए नेक्स्ट पूछिए, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? सर
वो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि सिविक्स का नहीं है, हिस्ट्री का था, हिस्ट्री का ये कि जो एंशियंट टाइम में जब राजा हुआ करते थे तब वो लोग मंसूरदार बनाते थे या फिर मनी लेंडर बनाते थे मनी कलेक्ट करने के लिए। तो लेकिन उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था वो राजा के अलाउंस की वजह से। तो सर इससे मीन्स वो क्या सोचकर वो उनसे पैसा लेते थे, मीन्स मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो गरीब लोग थे उनके पास तो मनी कम है, तो फिर उन्हीं से पैसा लेंगे तो वैसे भी टैक्स कम होगा। और आज की जनरेशन में देखें तो जो सबसे ज्यादा पैसे होता है उसकी टैक्स बढ़ जाती हाई होती है, और जिसकी लो होती है उसके हिसाब से लेते हैं, मीन्स देखो परसेंटेज के बेटा हिसाब से। ऐसा होता है, देखिए सिंपल सी बात है। उस वक्त राजा लोग ये कहते थे आप काम करते हैं, राजा में जो रूलर होता है और जो आम जनता होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। राजा क्या कहता है कि मैं आपका राजा हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। किससे? जो दूसरे राजा हैं जो आपके ऊपर अटैक करते हैं, जो आपको गुलाम बना लेंगे, आपको ना जबरदस्ती ले जाएंगे खेतों में काम कराएंगे ना, मैं उससे आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। बदले में आपको आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना, ठीक है ना, जितने भी आप इनकम करते हैं उसका कुछ पार्ट आप मुझे देंगे एज ए टैक्स, ठीक है। अगर किसी आदमी की कमाई 10 रुपए है तो तुम 2 रुपए दोगे, किसी आदमी की 100 रुपए है तो तुम 20 रुपए दोगे। तो इनकम के हिसाब से ही उससे टैक्स लिया जाता था। और एक उन्होंने एक लेवल सेट कर दिया था कि भाई अगर इससे कोई नीचे आदमी कमाता है, उसकी अर्निंग है, तो उससे टैक्स ना लिया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी आदमी के पास जमीन है और उसकी इनकम अच्छी है तो वो टैक्स पे कर देगा, लेकिन मान लीजिए उसके पास उसकी क्रॉप फेलियर हो गई तो अब उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आदमी से पैसा कैसे लेके आएंगे? लेकिन जो मनी लेंडर होते थे वो लालची होते थे, वो क्या करते, जबरदस्ती मार पीट के जो थोड़ा बहुत उसने पैसा जमा कर, नहीं दे दे दे, जो उसने थोड़ा बहुत जमा करा रखा वो दे देगा, या उससे उसकी जमीन छीन लेते थे, या उससे ये कहते तो अपना जमीन घर बार बेच के टैक्स दे। तो क्रूएल होते थे ना, इसीलिए तो मोनार्की सिस्टम चल नहीं पाया, इसीलिए तो मोनार्की सिस्टम को रिमूव किया गया कि नहीं ये मोनार्की सिस्टम ठीक नहीं है यार, डेमोक्रेसी लेकर आओ जो आम आदमी प्रॉब्लम को समझे। नेक्स्ट, ठीक है बच्चे, तो अभी हम मीटिंग को खत्म करते हैं, Yes, sir. फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके बच्चों, गुड नाइट बच्चों, बाय सर। बाय बच्चों, Hi, sir. बाय बाय। थैंक यू सब।